तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम बताओ। फील्ड लाइन को काउंट करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये तो इमेजिनरी है, ये तो आपको दिखती ही नहीं, ये तो दिखती ही नहीं, ये तो हम बनाते हैं केवल शो करने के लिए कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे इन लाइनों से पता चल जाता है। लेकिन फ्लक्स आप ऐसे कैलकुलेट नहीं करोगे कि जितनी लाइन क्रॉस कर रही है उतना फ्लक्स हो जाएगा, नहीं। वो डेफिनेशन है फ्लक्स की, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट आप ऐसे इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। क्या था फॉर्मूला फ्लक्स का, ये होता है फ्लक्स, सिंबल इसका पाई ई है ना, ई लगाना है बेस में, क्योंकि सेम चीज आप मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ोगे, तो वहां बी लगेगा, वहां क्या लगेगा, बी, मैग्नेटिक फ्लक्स का होना है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये। तो क्या था फॉर्मूला बताओ जल्दी, सब पढ़ा रखा है ये बात है। ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला कब वैलिड था, ये फॉर्मूला कब वैलिड था, जब आपका सरफेस जो है वो एक सिमेट्री में है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, मतलब ऐसा आपका सरफेस है जिसका आप एरिया निकाल सकते हो, अब ये फॉर्मूला था फ्लक्स निकालने का। लेकिन मान लो अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, फिर कैसे निकालोगे एरिया, वो फ्लक्स, सॉरी बताओ, तो क्या था फॉर्मूला, तो क्या था, इंटीग्रेशन, हाँ, इंटीग्रेशन ई डी ए और क्या, कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था फ्लक्स का। तो ये बताना है आपको, ये सारा पढ़ा रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होती है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ चीजें ताकि जो नए बच्चे हैं उनकी भी समझ में आ सके थोड़ा सा क्या कहानी है। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी पास करेंगी किसी सरफेस से, उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड लाइन कहां से आ रही है बताओ, ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो हमारे पास जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करते हैं, जो चार्ज होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये फील्ड लाइन बनाता है आउटवर्ड, कैसे बनाता है, आउटवर्ड फील्ड लाइन बनाता है। और अगर निगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन कहाँ बनाता है, इनवर्ट बनाता है। अगर आप मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर देखेंगे तो इन सब चीजों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है। आपको स्टार्टिंग के लेक्चर देखने हैं, देखे, नहीं देखे अभी तक, आपका चैनल नहीं मिला, चैनल का नाम है देखो एस आर टी, ऑनलाइन स्टडी, इस पर जाकर आप देखेंगे वीडियो स्टार्टिंग की, ठीक है। तो वहां ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता क्या है ये भी बताया है, और फील्ड लाइन कैसे निकलती है ये सारा बताया है। तो ये वही फील्ड लाइन है। अब इन फील्ड लाइन में हमने कोई सरफेस रखा तो उसमें से फील्ड लाइन क्रॉस कर गई, तो हमने कहा फ्लक्स बन गया। तो फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे करें, तो हमने ये फॉर्मूला ड्राइव करा था, लिखा नहीं था, क्या करा था, देखा था, डिपेंड किस किस चीज पर कर रहा है फ्लक्स, उस तरीके से करा था, है ना, लेक्चर पढ़ा है पूरा। तो ई ए कॉस थीटा, और अगर इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले की बात की जाए तो ई इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ये कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास है फ्लक्स का। बट अब यहां से स्टार्टिंग होती है किसकी, गॉस लॉ की। गॉस लॉ हमें बताता है कि ये तो तरीका है आपके पास फ्लक्स कैलकुलेट करने का, लेकिन इसका एक शॉर्टकट हो सकता है। क्या हो सकता है, शॉर्टकट। उस शॉर्टकट से आप इससे भी जल्दी फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो जो शॉर्टकट है फ्लक्स कैलकुलेट करने का, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, गॉस लॉ बोल रहे हैं। इतना सा है। तो क्या शॉर्टकट है, क्या बताया गॉस लॉ ने, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, स्टेटमेंट की, कि इन्होंने बताया क्या, स्टेटमेंट की, ठीक है। तो क्या था इनका स्टेटमेंट, इन्होंने कहा जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स, वो आप जो कैलकुलेट करते हो वो तो इससे करते हो, इस फॉर्मूले से, है ना, किससे, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा से, इससे कैलकुलेट करते हो आप फ्लक्स। लेकिन यही फ्लक्स जो आप कैलकुलेट करोगे, ये और किसी तरीके से भी कैलकुलेट हो सकता है, और वो बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अभी पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है मैंने ये,
यहां जो क्यू है ना, उसको बोलते हैं क्यू इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड वर्ड याद रखना, अभी समझाऊंगा इनक्लोज्ड का क्या मतलब है। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन है, यहां पर भी आपको एक छोटा सा गोलू बनाना है। ये गोलू आपको ये बता रहा है कि जो फ्लक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो क्लोज्ड सरफेस का कर रहे हैं। ये ओपन सरफेस है, ये प्लेट है। यहां जो फ्लक्स कैलकुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, वो कैसे सरफेस का होगा? क्लोज सरफेस का। तो क्लोज सरफेस क्या होते हैं बताओ? क्लोज सरफेस मतलब जो सरफेस बंद होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल दो। क्या? तरबूज? बॉल, बॉल, हाँ बॉल। स्फेयर, है ना? मतलब जैसे कोई, ये मैंने देखो स्फेयर बनाया ना, स्फेयर बनाया ना, तो ये जो सरफेस है इस स्फेयर का, वो कैसा है? क्लोज है ना? क्लोज सरफेस की हम डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं, द सरफेस विच इनक्लोजेस द वॉल्यूम। मतलब ऐसा सरफेस जो वॉल्यूम इनक्लोज करता है अपने अंदर, उसको क्या कहा जाएगा? क्लोज सरफेस का। ये वॉल्यूम इनक्लोज कर रही है प्लेट? नहीं, तो ऐसा है। इसको अगर ऐसे 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 हर तरफ से बंद करके एक बॉक्स बना दिया जाए, तो ये सरफेस भी कैसा हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। यानी मैं बात कर रहा हूं क्यूब की। किसकी? क्यूब या क्यूबॉइड की। तो देखो क्यूब ऐसा होता है ना, ये सरफेस कैसा हो गया? अब क्लोज हो गया। बात समझ में आ रही है? ऐसे सरफेस के अंदर अगर चार्ज रखा है, अंदर सरफेस के अंदर चार्ज रखा है, और ये जो चार्ज है वो कैसा है? अब देखो कैसा है, बंद हो गया ना इस सरफेस के अंदर। ये चार्ज इस सरफेस के अंदर बंद हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब है क्लोज्ड चार्ज जो उसके अंदर बंद है। उसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं किससे? एप्सिलॉन नॉट से, तो वही वैल्यू आएगी जो आपको ये इंटीग्रेशन निकाल के देगा। तो ये जो वैल्यू आपको बताई क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स की, ये किसने बताई? गॉस ने बताई। और इसी को हम क्या बोलते हैं? गॉस का नियम, गॉस लॉ बोलते हैं। ये है गॉस लॉ। ठीक है? तो गॉस लॉ की अगर स्टेटमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द टोटल फ्लक्स passing through the closed surface, the total flux passing through the closed surface। भाई, ये क्लोज सरफेस है, देखो माइंड में इमेजिन कर लो। क्लोज सरफेस मतलब स्फेयर, अंदर चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, तो उस सरफेस को क्रॉस करेंगी। सरफेस को क्रॉस करेंगी, क्या बनेगा? फ्लक्स। तो जो टोटल फ्लक्स बनेगा उस चार्ज की वजह से, उस स्फेयर में से, वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1/एप्सिलॉन नॉट, या क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। इसी को थ्योरम बोल दो या लॉ बोल दो, एक ही बात। ठीक है? लिखो, स्टेटमेंट लिखो पहले। देखो, किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब भी बंद ही होता है ना, उसमें परिबद्ध आवेश, उसमें परिबद्ध आवेश क्यू का, ये लिखो क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो ये क्यू एप्सिलॉन नॉट जो नीचे है, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? क्यू क्यू इनक्लोज की मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1/एप्सिलॉन नॉट से। एक ही तो बात है।
भाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्यू इनक्लोज दिया जाएगा ऊपर, तो बात वही है, डेफिनेशन में ऐसे लिखते हैं ना। तो क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, इसे गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय कहते हैं, इसे गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय कहते हैं। इंग्लिश में लिखो, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस passing through the closed surface is equal to the enclosed charge q multiplied by 1 by epsilon naught, multiplied by 1 by epsilon naught. This is called Gauss law or Gauss theorem. This is called Gauss law or Gauss theorem. ये नोट कर लो, ये नोट करो थ्योरम को, इसको नोट करो। देखो जरा इधर, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। क्यों अच्छा फॉर्मूला है? क्योंकि इंटीग्रेशन से बच गए, है ना। वरना फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें देखो इंटीग्रेशन से जूझना पड़ता था। अगर कोई भी किसी भी शेप की कोई बॉडी है, उसमें अगर आपने चार्ज रखा है और आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी पड़ेगी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच एंगल देखना पड़ेगा, और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। गॉस ने कहा कुछ नहीं करना, चार्ज कितना रखा है, क्यू मल्टीप्लाई 1/एप्सिलॉन नॉट, खत्म, आ गया आंसर। अच्छा है ना। अब आप कहोगे भैया हम कैसे मान लें कि ये बात सही है इनकी, हम तो नहीं मान रहे, है ना। तो आपको मनमाने के लिए मैं इसका आपको क्या बात दिखाता हूँ, एक जगह यूज करके दिखाता हूँ, इस चीज का मैं यूज करके दिखाता हूँ। मैं एक, देखो ध्यान सुनो मेरी बात से, मैं एक क्लोज सरफेस लूंगा, उसमें चार्ज रखूंगा और उसका फ्लक्स निकालूंगा। किस तरीके से? इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? जनरल तरीका यूज करूंगा, लेकिन जैसे ही इस तरीके का यूज करोगे ना आप, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, तो इस चीज को सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम मान लेंगे कि भाई या तो यही लगा देते डायरेक्ट, फिर हम तो आंसर तो वही आ रहा था, इसी को लगा देते तो आंसर वही आ जाता। तो इससे हम क्या मान लेंगे कि हमारा गॉस लॉ बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। बात समझ में आई? मैं क्या कर रहा हूँ, इसका यूज कर रहा हूँ, मैं इसका एप्लीकेशन देख रहा हूँ। तो हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं, देखो जरा। क्लोज सरफेस समझ गया ना, जो वॉल्यूम को कवर करेगा। अच्छा बताना, ये क्या है, सिलेंडर है? अरे सिलेंडर है, ये क्लोज्ड सरफेस है, ओपन सरफेस है? ये क्लोज सरफेस है, ओपन सरफेस है? ये सिलेंडर है, क्लोज्ड है, ओपन है, बताओ। है? हाँ, आप तो कह रहे हो समझ गए, तो कंफ्यूज क्यों? क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, क्योंकि वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है। तुम बताओ। देखो, मैंने आपको बताया ही नहीं कि ये ओपन है, ये ऊपर से ओपन है या क्लोज है। पहले आपको ये पूछना चाहिए ना। हाँ, ये पूछो खोखला है कैसा, अब खोखला है, अब बताओ। क्यों, आप क्लोज सरफेस नहीं है? ये यहां से भी ओपन है और यहां से भी ओपन है, अब बताओ क्लोज सरफेस है नहीं है? बताओ। अब भी है, हाँ। तुम बताओ। 3D में है तो है, बेलन 3D में ही होता खोखला। हाँ, हाँ, बताओ। नहीं है, नहीं है, नहीं है, है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अब ये देखो, इनक्लोज का मतलब नहीं समझे, इसका मतलब आप, इनक्लोज का मतलब होता है बंद करना वॉल्यूम को अपने अंदर, है ना। ये क्या वॉल्यूम को बंद कर रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इधर और इधर से क्या है, ओपन है। तो वॉल्यूम पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, इनक्लोज नहीं हुआ,
क्लोज तो हुआ लेकिन इनक्लोज नहीं हुआ, खोखला रह गया। बात समझ में आ गई? इसके अंदर को आप कोई और वॉल्यूम भर सकते हो नहीं भर सकते बताओ? भर सकते हैं ना? तो इसका इसने थोड़ी ना इनक्लोज किया फिर वॉल्यूम। बताओ, इधर से ये क्लोज है, अब बताओ, अब है क्लोज सरफेस, एक तरफ से बंद कर दिया मैंने, इधर से बंद कर दिया। अब अब भी नहीं है, इसको पूरा वॉल्यूम इनक्लोज करना है अपने अंदर, तो इधर से भी बंद कर दिया। अब ये क्या होगा? अब ये आपका क्लोज सरफेस। अब तुम समझो क्लोज सरफेस क्या है, ठीक है? सब। तो अब इसको भाई सही दिखाने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा गॉस लॉ का, और हम गॉस लॉ का यूज करते हैं एक जगह पर, और देखते हैं क्या ये वैल्यू हमको दे पा रहा है या नहीं। तो हम इसका क्या देखेंगे, अब एक एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन का मतलब यूज होता है, ठीक है? चलो, तो मैं एक स्फेयर ले लेता हूं, ये मैंने क्या ले लिया, एक स्फेयर ले लिया। स्फेयर क्या है? क्लोज सरफेस है। ध्यान रखना, गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है? मतलब क्लोज सरफेस में ही अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है तब आप गॉस लॉ का यूज करेंगे। अगर सरफेस ओपन है मान लो, तो मैं आगे भी खैर बताऊंगा ही, ओपन है तो आपको फिर उसको क्लोज करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस लेकर। वो गॉसियन सरफेस आगे हम पढ़ेंगे, अभी चलेगा, लंबा टॉपिक है, ठीक है? तो मैंने इसका एप्लीकेशन कर रहा है, तो ये मैंने क्या ले लिया, एक स्फेयर ले लिया, और स्फेयर के अंदर में क्या ले लेता हूँ, एक चार्ज ले लेता हूँ। ये मैंने चार्ज ले लिया, तो ये चार्ज इनक्लोज हो गया ना, अंदर बंद हो गया इसके, ठीक है? यहां पर हम एक छोटा सा क्या ले लेते हैं, एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एरिया एलिमेंट। इसको हमको क्या बोलते हैं बताओ, डीए। और ये सेंटर पर अगर रखा है तो ये रेडियस कितनी हो गई, आर हो गई। ये जो है, जो एरिया एलिमेंट लिया है आपने, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, और क्या होगी, डी ए वेक्टर। भाई मैंने बताया था एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी विच इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज इज द परपेंडिकुलर ऑफ इट सरफेस, बताया था। ये अगर एरिया है तो परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन, ये अगर एरिया है तो परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन, ये एरिया है तो डायरेक्शन ऐसे। पसंद आ गई? ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो चार्ज है इसके अंदर से क्या निकलेगी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर सरफेस एलिमेंट को क्रॉस कर रही होगी। जितने भी सर जैसे डीए जितने भी लोग हैं आप, उस हर सरफेस एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही होगी, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, गॉस लॉ तो भूल जाओ एक मिनट के लिए, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, तो बताओ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे निकालना है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन देखो कैसा है, ये क्लोज सरफेस है ना, तो क्लोज इंटीग्रल है। कैसा इंटीग्रेशन है? क्लोज इंटीग्रेशन है, तो क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल ये है, क्लोज करना पड़ेगा आपको अंदर बताना। और नॉर्मल इंटीग्रेशन ये होता है, ये लाइन का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, लाइन इंटीग्रेशन बोल दो, है ना? तो हम क्योंकि क्लोज सरफेस का कर रहे हैं, तो आपको क्या लगाओगे यहाँ पर, क्लोज लगाओगे। फिर क्या फॉर्मूला, ई डी ए कॉस थीटा, सही है? चलो, अब मुझे बताओ, ये चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आर डिस्टेंस पर, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बताओ। हाँ 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 हाँ, वही। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर चार्ज कितना है, क्यू अपॉन, पढ़ा फॉर्मूला? बहुत बढ़िया। नहीं पढ़ा तो एसआरटी ऑनलाइन स्टडी, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी मैंने, आर डिस्टेंस पर कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी चार्ज से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अरे क्लियर है यहाँ तक? अब आप एक बात बताओ जरा, ये जो थीटा होता है ये क्या होता है बताओ? ये एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में। कितना एंगल होगा यहाँ? 120। कितना एंगल होगा? 90। जब दिमाग घर छोड़ जाएगा आज कैसे? देखियो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैसे बनेगी, ये अगर चार्ज सेंटर पर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ही तो बनेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो जाएगी। बताओ, ये रेड वाली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है।
अब बताओ, ये ई है, अब बताओ कितना एंगल है थीटा, कितना है 180। अरे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गए ना, तो एंगल बन ही नहीं पाया ना कुछ भी, तो जीरो है। और यही नहीं, आप इस एरिया को छोड़कर आप ये वाला एरिया भी लोगे ना, तब भी ए और डी ए क्या आएगा, सेम ही डायरेक्शन में आएगा। ये स्फेयर लिया है हमने, इस स्फेयर के केस में एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज कैसी रहेगी, सेम रहेगी। विच मीन्स जो एंगल है दोनों के बीच वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कितना रहेगा, जीरो रहेगा। कहीं भी कोई सा भी एरिया एलिमेंट ले लो, कहीं भी ले लो आप, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं से आ रही होगी, सेंटर पर अगर चार्ज है तो, और अगर स्फेयर है तो आपका, ठीक है। तो एंगल कितना है इस केस में बताओ, तो थीटा जीरो है। ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है इस डायग्राम से, उसको मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, एक तो इस ई की वैल्यू और इस थीटा की वैल्यू रखना जरा। हाँ, ई की वैल्यू पुट करो जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। इनटू में क्या, डी ए, इनटू में क्या, कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, छोड़ दूं, 1 से इंटू करोगे ये आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब आप इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं, नहीं जानते, जानते हैं। इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन किन का किया जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट चीज का नहीं किया जाता। अगर कोई चीज फिक्स है तो आप उसका इंटीग्रेशन नहीं करोगे, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, 9 × 10⁹ कांस्टेंट होती है। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बाहर लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन से। ये जो Q और ये जो R² है, Q बताओ क्या है, इनक्लोज चार्ज है। क्या ये चेंज हो रहा है बार 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 बार, चेंज कर रहे हैं क्या हम इसको, नहीं कर रहे हैं ना। तो Q भी क्या है हमारे केस में, फिक्स है। अच्छा, ये जो स्फेयर की रेडियस है, ये क्या स्फेयर छोटा बड़ा हो रहा है क्या बार बार, नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है, फिक्स है। जो डी ए है उसका केवल इंटीग्रेशन होगा, बाकी सारी वैल्यू कहाँ आएंगी, बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई, तो बाहर ले लो। यानी मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। इंटीग्रेशन में कौन रहेगा केवल, डी ए। डी ए जो है वो स्मॉल एलिमेंट है एरिया का, एरिया एलिमेंट है। इसका अगर आप क्लोज इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन का मैंने मीनिंग आपको बताया है, क्या होता है, जोड़ना होता है। छोटे 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 एलिमेंट को जोड़कर वो पूरी होल बॉडी आपको दे देता है इंटीग्रेशन, यही तो मीनिंग होता है। तो अगर ये डी ए जितने भी एरिया एलिमेंट हैं इस स्फेयर के ऊपर, सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ, है स्फेयर बन जाएगा पूरा। यानी पूरे स्फेयर का एरिया यानी ए बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, अरे बन जाएगा हाँ। तो हम लिख सकते हैं, तो द फ्लक्स क्या होगा हमारा, वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज कॉल्ड, इज डी इज ए होल एरिया पूरा। तो पूरा होल एरिया कितना होता है स्फेयर का, अब एंगल होता है वो सॉलिड एंगल। 4 पाई r² कल बताया था स्फेयर का सरफेस एरिया पूरे का। तो इस इंटीग्रेशन डी ए की जगह डायरेक्ट क्या लिख दूं, 4 पाई, आर कितना है, स्मॉल आर है, आर लिख सकता हूं, है ना। देखो कट करो कौन कौन सी वैल्यू कट हो रही है, R² से, पाई से, 4 से, क्या बचा, क्या बचा, ऊपर बचा Q, और नीचे क्या बचा देखो, क्या ये तो बताया था गॉस ने, कितना आंसर आएगा। लेकिन तुम माने नहीं, तुमने कहा हम तो प्रूव करेंगे, हमने प्रूव कर लिया, देख लिया यूज करके। क्या अब इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है, अगर क्लोज सरफेस से फ्लक्स पूछा है तो डायरेक्ट इसका यूज करो, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करो। बात समझ में आ गई, नोट कर लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से बताना सोच कर, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, होगी किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज को नहीं दिखा रहा है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक सिलेंडर रखा,
क्या रखा है? एक सिलेंडर रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर रखा है, तो इस सिलेंडर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? बताओ। इस सिलेंडर से फ्लक्स पास होगा, कितना होगा? बताओ। है? जीरो होगा। और बताओ। अभी पूछूंगा जीरो क्यों होगा, पहले और तो पूछ लो। और बताओ कितना होगा? क्या होगा भाई? फिश। ये हमारा सिलेंडर क्लोज्ड है। जीरो होगा। ओपन होता तो? बता फ्लक्स क्या भैया, क्या? बताओ। पता नहीं। मैंने आपको गॉस लॉ सिखाया, गॉस लॉ लगा लें आप। गॉस लॉ का यूज करें ना आप फ्लक्स निकालने के लिए। सरफेस तो क्लोज्ड है, फिर क्या दिक्कत है बताओ। हाँ भाई। कितने लोग एग्री कर रहे हैं जीरो होगा? हाथ खड़ा करें जरा। जीरो वाले हाथ खड़ा करें पहले। एक दो तीन, बस। बस। बाकियों को ये लगता है कि जीरो नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगी, है ना? लेकिन वो वैल्यू होगी क्या, वो बता नहीं पा रहे हैं। क्या बता सकते हैं? हाँ, तो कितनी है क्यू की वैल्यू बताओ। क्यू। क्यू की? ये तो इलेक्ट्रॉन की बता रहे हो आप। क्यू तो कुछ भी हो सकता है? हमें बताया क्यू कितना है? एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स है, लेकिन क्यू फिक्स कहाँ है? क्यू तो कुछ भी हो सकता है। क्लोज है भैया, क्लोज है। बंद है, बिल्कुल बंद है। होगी तो कुछ है। अगर ये सिलेंडर ओपन हो या क्लोज्ड हो, कैसा भी हो, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, आप बताओ। जीरो वाले कहाँ गए? वो बताएंगे जीरो वाले। बताओ भाई, क्यों होगा जीरो? हाँ। बराबर से कहाँ होके जा रही है? हाँ। ऐसे नहीं जा रही, अरे वो मत लगाओ यार, वो वैसे जीरो बताया है क्या? ऐसे नहीं जा रही है। ये सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है, इसके अंदर से भी जा रही है क्रॉस करके। टच करके थोड़ी ना जा रही है ये। वैसे जीरो बताई क्या तुमने? तुमने बताओ कैसे बताया। हाँ। 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 बाहर भी कहाँ है? मतलब बाहर मतलब कहीं है। हाँ। 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 तू बता। तू तो इनका देख के बोल दिया है। फिर करूंगा। हाँ। हाँ। अरे हो रही है पास यार, अब मैंने दिखाया नहीं ना पास। अंदर से भी जा रही है इसमें से निकल के। हाँ, तो मतलब तुम नहीं समझे हो अभी दोनों। उन्होंने थोड़ा थोड़ा सही बताया है। देखो, मैंने उन्होंने गॉस लॉ का यूज किया है। गॉस लॉ क्या कहता है? ये जो चार्ज है वो इनक्लोज है, इनक्लोज। इनक्लोज मतलब जो क्लोज सरफेस उसके अंदर चार्ज है। क्या इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा है? नहीं रखा ना। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? जीरो हो गई। और जीरो को डिवाइड करोगे एप्सिलॉन नॉट से, क्या आएगा? जीरो ही आएगा। ऐसे आइडिया लगाया है।
एक्चुअल में ही जीरो है, तभी गॉस लॉ ने भी जीरो दिया है। अब अगर ऐसे देखा जाए, इस डेफिनेशन से देखा जाए, तब भी जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा भैया इस डेफिनेशन से? तो देखो, यहां तुम्हें तीन सरफेस दिखाई दे रहे हैं सिलेंडर के। कितने सरफेस? तीन। एक तो ये सर्कुलर वाला, जहां से एंटर कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक ये वाला सर्कुलर, जहां से बाहर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दो हो गए। और एक ये जो इसके राउंड वाला सरफेस है, ऊपर वाला, है ना? तो कितने सरफेस है टोटल? तीन सरफेस है। तीन सरफेस है। अगर डेफिनेशन का यूज करके फ्लक्स निकाला जाए तो देखते हैं क्या आएगा। हम डेफिनेशन लगा रहे हैं, हम गॉस लॉ लगा ही नहीं रहे। तो देखो, गॉस लॉ तो जीरो बता रहा है। गॉस लॉ क्या कह रहा है? जीरो है, क्योंकि चार्ज अंदर है नहीं। चलो डेफिनेशन से देखते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास कर रही है, तो पहले मैं बात कर लेता हूं सरफेस वन की। किसकी? सरफेस वन की। बहुत ध्यान समझना। सरफेस वन में देखो फ्लक्स कैसे निकालते हैं डेफिनेशन से हम। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास ई ए कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पे शेप हमारी सिमेट्रिक है ना। सर्कल का तो एरिया जानते हैं ना, तो इसलिए ए लिया मैंने। इंटीग्रेशन वाला नहीं ले रहा हूं। इंटीग्रेशन वाला तब लगता है जब आपके पास शेप डिफाइन नहीं हो। इंटीग्रेशन वाला भी लोगे तब भी यही फॉर्मूला बन जाएगा वो एंड में जाकर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो डायरेक्ट ये ले लिया। तो यहां पर थीटा क्या होता है? ई और ए के बीच का एंगल। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। एरिया क्या लिया आपने? ये तो एरिया की डायरेक्शन तो इधर हुई ना भाई। ए वेक्टर तो इधर हुआ ना इस केस में। इधर का एरिया लिया ना आपने, जैसे ये मार्कर है तो इधर वाले एरिया की बात करते हैं, एरिया इधर हो गई ना डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। इधर कितना एंगल बना? 180 बना। अरे 180 बना ना। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा? कॉस। बाकी ई और ए की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ई और ए को ई ए ही रहने दे देते हैं अभी, है ना? चलो, तो क्या आएगा? ई ए, यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा सरफेस वन के लिए। तो यहाँ पर कॉस 180 हो जाएगा, और कॉस 180 की वैल्यू बताओ। -1। तो ये आया हमारे पास ई ए। सही है। इसको ई ई ना लिखकर हम सरफेस वन की बात कर रहे हैं तो वन वन कर देते हैं। आप तो समझ गए ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो है ये। वन से थोड़ा याद रहेगा कि पहले का ये निकल गया। अब हम आए किस पर? सरफेस टू पर आ जाते हैं। तो देखो सरफेस, ये वन की वैल्यू आ गई, वन से फ्लक्स निकलने वाला इतना है। ठीक है। अब टू पर आओ जरा। इस पर आओ। टू पर। तो इस पर आओ जरा, इस पर बताओ एरिया किधर? किधर होगी एरिया की डायरेक्शन? इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये ए वेक्टर इधर होगा। अब कितना एंगल है? अब कितना एंगल है? जीरो है ना भैया? हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया भी इधर, दोनों एक दूसरे पैरेलल, तो पैरेलल मतलब एंगल कितना? जीरो। तो थीटा कितना हो गया? जीरो। तो यहाँ कॉस जीरो हो जाएगा ये। और कॉस जीरो कितना होता है? 1। तो फाइव टू कितना आ गया? ई ए आ गया। लास्ट सरफेस बचा हमारा सरफेस नंबर 3। यहां लिख देते हैं सरफेस नंबर 3। तो बताओ सरफेस 3 का आप कोई भी एरिया ले लो, आप स्मॉल एरिया कोई भी ले लो। ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो। इस एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? इस इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर होगी। देख लो, आप चेक कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, आप इस सरफेस का कोई भी एरिया ले लो, इधर से लोगे तो इधर एरिया आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा कौन सा एंगल बनेगा? 90 का। देखो हर केस में, यहाँ केस में भी क्या बना? ऊपर गया ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऐसे। एंगल कितना बना? 90 बना, नहीं बना? यही नहीं, कोई सा भी ले लो आप। ऐसे सिलेंडर इमेजिन करो, सिलेंडर। उस सिलेंडर का कोई भी एरिया वेक्टर ले लो। हर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बनाएगा? 90 का। तो इस केस में थीटा कितना होगा? कितना होगा? 90। अरे समझ में आया 90 क्यों हुआ? समझ गया ना 90? हाँ। तो थीटा की जगह 90 रखोगे, क्या आएगी वैल्यू बताओ? कॉस 90 क्या होता है? अरे कॉस जीरो 1 होता है, तो कॉस 90 1 जीरो हो गया ना। हाँ। तो फाइव थ्री कितना हो गया? और देखो, देखो ना, क्या इस गोल वाला जो सरफेस है, इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है? नहीं कर रही। देखो, ये सरफेस ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो क्रॉस करके तो कोई नहीं जा रही ना भाई। फ्लक्स कब बनता है? जब ऐसा सरफेस हो और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ये ऐसा सरफेस है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कोई भी क्रॉस नहीं कर रही। तो इसलिए फाइव थ्री क्या आया है? जीरो आया है। अब मैं बात करूं, टोटल फ्लक्स निकालो, पूरे सिलेंडर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स।
हटाओ। तो देखो, टोटल फ्लक्स कितना होगा? फाइव इक्वल नहीं, वो डेफिनेशन लगाओ, फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री। जो तीनों सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है उसको ऐड कर दो टोटल निकालने के लिए। तो बताओ, तो लिखना जरा, फाइव वन कितना है, फाइव टू कितना है, फाइव थ्री कितना है, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, टोटल फ्लक्स कितना आया? अब देखो, डेफिनेशन का यूज करके अगर आपने फ्लक्स निकाला तो आपको यहां तक आना पड़ेगा। ये बात गॉस ने एक ही लाइन में कह दी थी कि अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स कितना आएगा? जीरो आया। तो देखो, पहले भी जीरो आया था, हमने डेफिनेशन लगा के चेक किया, अरे जीरो कैसे हो जाएगा, तो तब भी क्या आया? जीरो ही आया। बात समझ में आ गई? तो देखो, क्योंकि नेट फ्लक्स जब भी निकालते हैं ना हम, तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए हम निकालते हैं आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स। आउटगोइंग मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, उसमें से माइनस कर दो किसको, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है। अगर दोनों बराबर हुई, इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें। नेट फ्लक्स निकालने का एक और फॉर्मूला होता है क्लोज सरफेस के लिए। किसके लिए? क्लोज के लिए। क्या? आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स माइनस क्या? इनकमिंग फ्लक्स। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं आप तो डायरेक्ट आंसर मिलता है जीरो, क्योंकि जितना निकल रहा है उतना ही आ रहा है, माइनस करोगे आंसर जीरो। ऐसे समझ लो, गॉस के नियम को समझ लो, डेफिनेशन को समझ लो, कैसे भी समझ लो, जीरो ही आया। नोट करो। तो इसको ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ले आप, है ना? तो मैंने एक एग्जाम्पल करा दिया आपसे गॉस के नियम का। यानी हम देख पा रहे हैं कि गॉस का नियम हर जगह वैलिड हो रहा है ना? और बहुत ही आसानी से फ्लक्स की वैल्यू बता जा रहा है, बिना डेफिनेशन लगाए आप फ्लक्स की वैल्यू बता सकते हो। तो यहाँ जब चार्ज भी नहीं है तब भी गॉस का नियम लग गया हमारा, है ना? इसका मतलब ये हर जगह वैलिड है, बस शर्त यही है कि सरफेस क्लोज होना चाहिए। ये मैंने सिलेंडर लिया है, क्या किसी और शेप के लिए फ्लक्स बदल जाएगा क्या? मान लो क्यूब रख दो, क्यूब क्लोज सरफेस वाला, कितनी आएगी वैल्यू बताओ? क्यूब, सिलेंडर हटाओ क्यूब रखो, अब बताओ फ्लक्स क्या होगा? बताओ भाई, शेप बदल दी मैंने, सिलेंडर की जगह क्यूब रख दिया। क्या? बताओ, क्यूब रख दिया, क्यूब। जैसे सिलेंडर ऐसे क्यूब है, जीरो ही होगा, जाहिर सी बात है यार। अरे चार्ज थोड़ी रख रहे हो अंदर, कोई सोर्स थोड़ी रख रहे हो उसके अंदर। अगर मैं सिलेंडर के अंदर चार्ज रख दूंगा, अगर मैंने सिलेंडर के अंदर मान लो चार्ज रख दिया, अब जीरो नहीं होगा फ्लक्स, क्योंकि चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो अब नेट अलग आएगा। बात समझ में आ रही है? सोर्स रख दिया आपने इसके अंदर एक, अब लेकिन हमने चार्ज थोड़ी ना रखा है। तो आप कोई भी शेप रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड में, गॉस की थ्योरम कहेगी कि क्यू इनक्लोज कितना है, आप कहोगे जीरो, तो फ्लक्स भी, कोई भी शेप मैटर करती नहीं ना, क्योंकि चार्ज है ही नहीं। आप क्यूब रख दो, क्यूबॉइड रख दो, सिलेंडर रख दो, कोनिक सेक्शन रख दो, और कौन सी स्फेयर रख दो, कुछ भी रख दो, आप कोई भी 3D फिगर रख दो क्लोज्ड, सबका फ्लक्स कितना होगा? जीरो ही होगा। तो यहां से हमें एक अच्छी सी बात पता चल गई कि क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स होता है। अब एग्जाम में पता है क्वेश्चन कैसा आता है इसका, गॉस लॉ का? कहेगा गॉस का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, या गॉस की प्रमेय लिखिए तो सिद्ध कीजिए। तो प्रमेय लिखना मतलब स्टेटमेंट लिखना, वो जो मैंने लिखवाई थी अभी इसके ऊपर हिंदी वो, और ये फॉर्मूला।
ये आपने स्टेटमेंट लिख दिया, मतलब गॉस का नियम लिख दिया, इसके नंबर अलग मिलते हैं लिखने के। अगर मान लो 5 नंबर में आया है तो 1 या 1.5 नंबर इसका होता है, बाकी के प्रूफ के होते हैं। फिर आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है। अब प्रूफ गॉस के नियम का वैसे तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि गॉस के नियम को तो हम अप्लाई ही करते हैं डायरेक्ट, है ना। जो मैंने अभी एप्लीकेशन कराया था, आप उसको एक तरीके से प्रूफ मान सकते हैं, क्योंकि उससे वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई थी, नहीं आ गई थी, तो एक तरीके से वो प्रूफ ही तो हो गया। वो भी एप्लीकेशन था लेकिन गॉस के नियम का। ऐसे ही कई सारे एप्लीकेशन अभी और पढ़ोगे आप गॉस के नियम के, मैं बताया ना, बड़ा टॉपिक है ये, है ना, कई दिन चलेगा 2 3 दिन। लेकिन आपकी बुक में एक प्रूफ दिया हुआ है इसका, एनसीईआरटी में नहीं, दूसरी जो साइड बुक्स है उनमें दिया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए, क्योंकि सिद्ध किया हुआ है। कैसे सिद्ध कर दिया? सॉलिड एंगल मैंने आपको पढ़ाया, उस सॉलिड एंगल का यूज करके हमने इसको प्रूफ कर दिया फॉर्मूले को, है ना। तो हम वो वाला भी प्रूफ आपको करा देते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि गॉस का नियम लिखो और सिद्ध करो, तो गॉस का नियम ये रहा, और सिद्ध अब जो हम करेंगे वो करेंगे, ठीक है। लेकिन उसको कराने में टाइम लगेगा, और टाइम आपका हो चुका है, 6 बज चुके हैं, तो उसको हम कल कराएं, मंडे में कराएंगे, ठीक है, इसका प्रूफ कराएंगे, और फिर इसकी इंपॉर्टेंट बातें लिखवाएंगे आप।